डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपसे राजनीतिक सिद्धांत के उपागम के अंतर्गत परंपरागत और आधुनिक उपागम के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की और आपने देखा कि किस तरीके से परंपरागत जो उपागम है उसमें कानूनी और संस्थागत दृष्टिकोण भी है और आपका दार्शनिक और मानकीय दृष्टिकोण भी है, तथा आधुनिक उपागम के अंतर्गत आपने देखा कि उसमें जो है शक्ति केंद्रित दृष्टिकोण भी है, उसमें प्रत्यक्षवाद भी है, उसमें व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद की भी चर्चा है और जो एक महत्वपूर्ण चर्चा भी उसमें शामिल है जिसे हम व्यवस्था सिद्धांत के रूप में देखते हैं। व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत हमने डेविड ईस्टन के निवेश निर्गत मॉडल के बारे में पढ़ा और साथ ही आमंड के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल के बारे में भी पढ़ा। तो इस तरीके से हमने जो है परंपरागत और आधुनिक उपागम की बहुत विस्तार से आपसे चर्चा की। अब इसी क्रम में हम आपसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और जो चर्चा आज हम करेंगे उससे भी आप देखेंगे कि प्रायः सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और वो जो चर्चा है वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान से संबंधित है, जिसे हम डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी और रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में देखते हैं। हिंदी में कहीं कहीं पतन लिखा होता है और कहीं कहीं ह्रास लिखा होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन या राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास और साथ ही राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। तो पहले हम आज यहीं से अपनी बात शुरू करेंगे और उसके बाद इस चर्चा के पश्चात फिर हम समकालीन उपागम के अंतर्गत जो उत्तर आधुनिकतावाद है जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं, फिर हम उसकी आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की जो शुरुआत है वो राजनीतिक सिद्धांत के पतन एवं पुनरुत्थान की चर्चा से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत का पतन एवं पुनरुत्थान। देखिए, ये जो पूरा जो ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन जैसे हम वहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये अपने दिमाग में रिकॉल करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में वो बात लानी पड़ेगी कि आखिर राजनीतिक सिद्धांत क्या चीज़ है या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम किन बातों की चर्चा करते हैं। और फिर अगर कोई ये कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया तो आखिर उसके पीछे उसके कहने का क्या नज़रिया है या वो ये बात क्यों कह रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका डिक्लाइनमेंट हो चुका है या उसका डिक्लाइनमेंट हो रहा है। तो देखिए, अगर आप मेरी पिछली बातों को याद करें तो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो बेसिकली क्या है, तो वो एक तरीके की स्टडी है, वो एक तरीके का अध्ययन है या वो एक तरीके का एनालिटिकल स्टडी है, वो एक तरीके का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो वो जो विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है तो उस अध्ययन में हम क्या पढ़ते हैं, तो उस अध्ययन में हम व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध के बारे में पढ़ते हैं या व्यक्ति और राज्य के संबंध के बारे में पढ़ते हैं और साथ ही आप ये भी देखते हैं कि उसमें हम वैश्विक संबंधों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने आपको ये भी कहा था कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी में दोनों तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई हैं। तो जिसके आधार पे हमने कहा कि उसमें एक और आप देखते हैं कि दार्शनिक, मानकीय और नैतिक दृष्टिकोण भी हैं
और दूसरी ओर आप देखते हैं कि उसमें जो है वैज्ञानिक या अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण भी उसमें शामिल है। तो अगर आप मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि 19 सेंचुरी तक जो पहले वाला जो दृष्टिकोण था या पहले वाला जो उसका प्रभाव था वो कहीं ज़्यादा उसमें प्रभावी दिखता है। यानी 19 सेंचुरी तक आप देखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत हमें जो दार्शनिक मानकी या आप कह सकते हैं कि जो नैतिक जो प्रश्न थे वो हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखते हैं। लेकिन फिर जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो फिर उसमें जो वैज्ञानिकता के जो अंश वाली बात है वो हमें प्रभावी दिखाई पड़ने लगती है। तो ये जो पूरी जो बहस है जिसे हम राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान के रूप में देखेंगे तो वो बहस इन्हीं सारे मुद्दों से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम एक बार यहाँ से शुरू करते हैं कि ताकि आपको अपनी पिछली बातें भी याद आ जाए कि जैसा कि हमने कहा कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक तरीके से क्या है, वो विश्लेषणात्मक अध्ययन है। किस चीज़ का अध्ययन है? तो उसमें हमने 3 बातें कही, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ। जो पहली बात हमने कही कि उसमें हम व्यक्ति और व्यक्ति के संबंध को देखते हैं, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। दूसरा आप देखते हैं कि उसमें व्यक्ति और राज्य के संबंध को देखते हैं, और तीसरा आप देखते हैं कि उसमें हम वैश्विक संबंधों को देखते हैं। अब इसी क्रम में मैंने आपसे कहा कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, आप इसको इस तरीके से देखें कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका हमने कहा कि इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 आयाम हैं या 2 डायमेंशन हैं। आप 2 पहलू लिख लें, इसके 2 पहलू हैं। एक और आप इसमें क्या देखते हैं, एक और आप इसमें देखते हैं कि दार्शनिक मानकीय या आप इसमें नैतिक भी लिख सकते हैं, हम नैतिक प्रश्नों को उठाते हैं। और दूसरी ओर आप देखते हैं कि इसमें हम आनुभविक यानी अनुभव पर आधारित और वैज्ञानिक आधारों पर तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे ये जो बातें जो मैंने शुरू में आपको बताई थी जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अर्थ को समझ रहे थे, यहाँ पे मैंने इसलिए इसकी चर्चा की है क्योंकि अगर आप इस बात को दिमाग में रखेंगे तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि किन अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत के पतन या पुनरुत्थान की चर्चा होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे तो ये कहा जाता है कि मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि 19वीं सदी तक
अगर आप 19वीं सेंचुरी तक देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि जो पहला जो पक्ष है वो पहले पक्ष पर अधिक बल दिया जाता था। पहले पक्ष का मतलब जो आपका दार्शनिक है, जो मानकीय है या जो नैतिक है, उस पे ज़्यादा बल दिया जाता था। और इतना बल दिया जाता था कि कहीं ना कहीं से ये माना जाता था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो दार्शनिक, मानकीय और नैतिक पहलू है। कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसकी जो पहचान थी वो उसी दार्शनिक, मानकीय या नैतिक पहलू से जुड़ी हुई थी, या उसका जो दार्शनिक, मानकीय और नैतिक दृष्टि से जो अध्ययन था उसी से वो चीज़ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब आप आगे देखते हैं, जब आप एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो 20वीं सदी में आप क्या देखते हैं, 20वीं सदी में आप देखते हैं कि दूसरे पहलू या पक्ष पर अधिक बल दिया जाने लगा और पहले पक्ष की उपेक्षा होने लगी। क्योंकि आप देखते हैं कि जब आप 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो फिर इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं कि ज्ञान वही है जो अनुभव पर आधारित है, ज्ञान वही है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें तथ्यों पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा, हमें फैक्ट पे बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। यानी फैक्ट आधारित जो साइंटिफिक स्टडीज शुरू हुई, जिसमें कि हम प्रत्यक्षवाद वगैरह की बात करते हैं, अभी हम फिर से उसका उदाहरण यहाँ पे देंगे, तो उस पे बहुत ज़्यादा बल दिया जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि जो दार्शनिक ज्ञान है, जो मानकीय ज्ञान है, जो नैतिकता के दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जा रहा है वो सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि 19वीं सदी तक, 19वीं सेंचुरी तक जो राजनीतिक सिद्धांतकार थे वो किन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। तो आप कहेंगे कि वो इस बात पे ध्यान केंद्रित करते थे कि यूनिवर्सल वैल्यूज़, एक तरीके से वो यूनिवर्सल वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते थे। आप लिख लें, वो सार्वभौम मूल्यों को यहाँ पे आप ये लिख लें, 19वीं सदी तक सिद्धांतकार क्या करते थे, वो सार्वभौम मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते थे। और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि वो व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करते थे। अगर आप देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी तक जो प्रश्न वो उठाते थे
या जो प्रश्न उठाए जाते थे वो किस प्रकार के प्रश्न होते थे? तो आप देखेंगे कि वो इस तरीके के प्रश्न होते थे कि हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, या पुरस्कारों का वितरण किस प्रकार होना चाहिए, या व्यक्ति की स्वतंत्रता की क्या सीमाएं हो। तो आप देखेंगे कि इस तरीके के प्रश्न जो है 19वीं सदी तक प्रायः उठाए जाते थे। इस आधार पे आप ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी थी वो इसी तरीके के विमर्श या इसी तरीके के प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमती थी। जैसा कि मैंने कहा कि मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उस पॉलिटिकल थ्योरी में दार्शनिक पहलू भी शामिल होते हैं और उसमें वैज्ञानिक पहलू भी शामिल होते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो समय के साथ साथ बदलती रही हैं। मोटे तौर पर हमने कहा कि जब 19वीं सेंचुरी तक आप देखते हैं तो जो पहला पक्ष है यानी जो दार्शनिक और मानकी पक्ष है उस पे ज़्यादा बल दिया जाता रहा है, और जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो जो वैज्ञानिक पक्ष है उस पे ज़्यादा बल दिया जाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई 19वीं सेंचुरी तक किस तरीके की बातों पर बल दिया जाता था। तो मैंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर होते थे, जो भी राजनीतिक दार्शनिक होते थे, तो वो कहीं ना कहीं से सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते थे। अगर आप सार्वभौमिक मूल्यों का उदाहरण देखना चाहेंगे तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे कि सार्वभौमिक मूल्य के रूप में आप न्याय को देख सकते हैं, सार्वभौमिक मूल्य के रूप में आप स्वतंत्रता को देख सकते हैं, सार्वभौमिक मूल्य के रूप में आप समानता की संकल्पना को देख सकते हैं। तो आमतौर पे वो इस तरीके के सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते थे, और साथ ही मैं आपसे ये कहूँगा कि वो अपने समय की समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करते थे। भले ही उनका दृष्टिकोण फिलोसॉफिकल हो, भले ही उनका दृष्टिकोण नॉर्मेटिव हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं से समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करते थे। प्लेटो ने भी अपने समय की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, मैकियावेली ने भी अपने समय की समस्या का समाधान अपने तरीके से करने का प्रयास किया, हॉब्स ने भी, लॉक ने भी अपने समय की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। अगर आप कहते हैं कि जॉन लॉक ने अधिकारों की संकल्पना पेश की, प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना पेश की, तो कहीं ना कहीं से वो अपने समय की समस्याओं का समाधान करना चाह रहा था। या इवन आप 19वीं सेंचुरी में आप मार्क्स को देखेंगे या जॉन स्टुअर्ट मिल को देखेंगे, तो मार्क्स और मिल ने भी जो है अपने समय की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में बहुत विस्तार से बात की, और मार्क्स ने, आप जानते हैं कि उसने औद्योगिक क्रांति के पश्चात जो शोषण की कंडीशंस थी, जो मजदूरों का जिस तरीके से यूरोप के देशों में शोषण हो रहा था, तो
तो उसको ध्यान में रखते हुए उसने शोषण के अंत के उद्देश्य से एक जो है आप कह सकते हैं कि उसने एक वैज्ञानिक समाजवाद का चिंतन या वैज्ञानिक समाजवाद का उसने दर्शन पेश किया। तो आप दोनों बातें कहेंगे कि 19वीं सेंचुरी तक हमें ये टेंडेंसी दिखाई पड़ती है कि जो भी विचारक थे, जिन विचारकों के विचारों पर राजनीतिक सिद्धांत स्थापित किए गए, तो वो जो भी विचारक थे, तो उन विचारकों ने सार्वभौमिक मूल्यों को भी स्थापित करने का प्रयास किया और अपने समय की समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया। और इन जनरल मैंने कहा कि वो जिस तरीके के सवाल उठाते थे कि भाई हमें राज्य की आज्ञा क्यों माननी चाहिए, ये एक बड़ा फंडामेंटल सा सवाल था कि आखिर हम राज्य की आज्ञा क्यों माने। तो जाहिर सी बात है कि जो भी विचारक हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया। अगर हॉब्स से पूछा जाए या हॉब्स के चिंतन में आप देखेंगे, आगे आप पढ़ेंगे विचारक के तौर पे हॉब्स को, कि अगर हॉब्स से पूछा जाए कि भाई लोगों को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, तो हॉब्स का सीधा सा उत्तर होगा कि लोगों को राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि राज्य व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन वहीं अगर आप लॉक से इस प्रश्न को पूछेंगे कि लोगों को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, तो लॉक भी आपके पाठ्यक्रम में है एक विचारक के तौर पे। तो लॉक का ये जवाब था कि लोगों को राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि राज्य जो है उनको अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है या दे सकता है। तो हॉब्स के सामने व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न महत्वपूर्ण था और लॉक के सामने आप कह सकते हैं कि अधिकारों का प्रश्न महत्वपूर्ण था। इसी तरीके से हमने कहा कि बहुत सारे जो सवाल उठाए जाते थे कि जो भी पुरस्कार है, जो भी संसाधन है, उनका किस तरीके से वितरण हो, क्योंकि ये हमेशा से ये ऐसे प्रश्न रहे हैं जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को हमेशा जो है परेशान करते रहे कि वो कौन सा ऐसा उचित दृष्टिकोण हो सकता है जिसके आधार पे समाज में या राज्य में संसाधनों का, पद का, पुरस्कार का, इन चीज़ों का जो है उचित तरीके से वितरण किया जा सके। तो आप एरिस्टोटल को पढ़ते हैं, आप अरस्तु को पढ़ते हैं। अरस्तु एक प्राचीन राजनीतिक विचारक है। तो अरस्तु में भी आपको इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं कि अरस्तु ने भी इन प्रश्नों को उठाया कि वितरण कैसे होना चाहिए, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, पद पुरस्कार का किस तरीके से उचित तरीके से वितरण हो। अरस्तु ने यहाँ तक कहा कि अगर पद या पुरस्कार का उचित तरीके से वितरण नहीं होगा तो क्रांतियाँ हो सकती हैं, क्रांति की संभावना हो सकती है। आप अरस्तु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चर्चा को हम लोग विस्तार से करेंगे। क्योंकि अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर में बहुत सारे रेफरेंसेज आ जाते हैं, बहुत सारे संदर्भ आ जाते हैं। तो ये सारे जो भी संदर्भ है ये आगे चल के जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आप और आसानी के साथ में इन बातों से कनेक्ट कर जाएंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि उसमें वितरण की भी समस्या होती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम उठा ली कि स्वतंत्रता की सीमा क्या होनी चाहिए। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम लिया, जो 19वीं सदी का जो विचारक था, J.S. मिल, वो भी आपके कोर्स में है एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के तौर पे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी इस बात की चर्चा की कि स्वतंत्रता पे क्या सीमाएं होनी चाहिए, है ना। तो वो फिर बताता है कि भाई किस तरीके के काम में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है या किस तरीके के काम में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्योंकि जो फंडामेंटल चीज है वो वही है कि अगर मिल जो है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मनुष्य की किस तरीके की स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और मनुष्य की किस तरीके की स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं से मिल के दिमाग में एक फंडामेंटल वही क्वेश्चन है जो प्रश्न हम पॉलिटिकल थ्योरी के केंद्र में देखते हैं कि आखिर मनुष्य और राज्य का क्या संबंध है। क्योंकि अगर स्वतंत्रता की बात आएगी तो उसके पृष्ठभूमि में आप देखेंगे जो फंडामेंटल क्वेश्चन होगा वो मनुष्य और राज्य या व्यक्ति और राज्य का संबंध ही होगा कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता हो और राज्य के हस्तक्षेप की क्या सीमा हो। तो इस तरीके के जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस थे वो आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी तक बहुत सारे विचारकों के द्वारा उठाए गए और उन्हीं विचारकों का विश्लेषण एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में देखते हैं। लेकिन आगे चल के आप देखते हैं जब हम 20वीं सदी में पहुंचते हैं तो जो 19वीं सदी तक की जो मान्यताएं थीं उन पे एक तरीके से सवाल उठने लगे
जैसे कुछ उदाहरण तो मैंने आधुनिक उपागम के अंतर्गत दिए थे, कुछ एक दो उदाहरण मैं और आपको दे देता हूँ। जैसे एक नाम है चार्ल्स मैरियम। चार्ल्स मैरियम, तो चार्ल्स मैरियम ये कहते हैं कि वैज्ञानिकता लाए बिना वस्तु निष्ठता नहीं हो सकती। इसी क्रम में आप देखते हैं आगे चल के जब प्रत्यक्षवाद आया, उसी को हम लोग तार्किक प्रत्यक्षवाद भी बोल देते हैं। जो पॉजिटिविज्म है उसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी बोल देते हैं। आप पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में। तो जो तार्किक प्रत्यक्षवाद आया, जिससे जुड़े जो राजनीतिक जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं वो वियना सर्किल से जुड़े वैज्ञानिक आते हैं उसमें। वहाँ भी हमने चर्चा की थी वियना सर्किल की। वियना सर्किल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का एक समूह था। अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, जैसे वियना सर्किल है, या जैसे लंदन स्कूल ऑफ थॉट है। तो इस तरीके के बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल है। तो वो एक तरीके से राजनीतिक सिद्धांतकारों या राजनीतिक वैज्ञानिकों का एक समूह हो जाता है, वो एक पर्टिकुलर नाम से उसको देखा जाता है। तो जो वियना सर्किल यानी तार्किक प्रत्यक्षवाद से जुड़े जो लोग थे, उन्होंने किस चीज़ पर बल दिया? उन्होंने तथ्यों के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने क्या कहा कि जो ज्ञान वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है, वो कल्पना शीलता है। या उन्होंने कहा कि जिन बातों का आनुभविक सत्यापन नहीं होता, वो अर्थहीन है। और एक बात और आप लास्ट में लिख लें कि इन्होंने कहा कि जो मानकीय यानी नॉर्मेटिव जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मानकीय संकल्पनाएं जैसे न्याय, स्वतंत्रता या समानता इत्यादि व्यर्थ है। व्यर्थ है यानी बेकार की बातें हैं।
तो अब इन बातों को आप देखें तो 20वीं शताब्दी तक आने जब 20वीं शताब्दी जब आई तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थक थे वो अब इस तरीके की बातें उठाने लगे जो बातें 19वीं शताब्दी तक की जो दार्शनिक और मानकीय संकल्पनाएं थी उनके वो खिलाफ जाने लगी। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि चार्ल्स मैरियम ने कहा कि वैज्ञानिकता लाए बिना वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती। आपको ध्यान होगा कि हमने जो है व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ में अंतर किया था। मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है कि जो आपका नजरिया है, आपका जो नजरिया है, आप किस तरीके से चीज को देखते हैं, वो व्यक्तिनिष्ठ है, जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। और वस्तुनिष्ठ होने का मतलब होता है कि वो चीज एक्चुअल में कैसी है जिसे आप देख रहे हैं। जो मैंने आपको रस्सी और सांप का उदाहरण दिया था कि आपको तो वो अंधेरे में सांप नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में जब लोगों ने लाइट जलाई तो वो रस्सी थी। तो रस्सी होना ये एक तरीके से वस्तुनिष्ठता है, ये एक तरीके से उसकी ऑब्जेक्टिविटी है। लेकिन आप उसे देख रहे थे, भले ही आपको भ्रम हो, लेकिन आप उसे देख रहे थे कि वो एक सांप है, तो वो आपकी व्यक्तिनिष्ठता है, यानी वो आपका व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण है। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जो साइंटिफिक अप्रोच के लोग होंगे तो वो हमेशा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण की बात करेंगे। वो कहेंगे कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखो, उसमें अपने तरीके से उसको देखना वो सही नहीं है। उस वस्तु को उसी रूप में देखो जिस रूप में वो वस्तु है। तो चार्ल्स मैरियम ने कहा कि जब तक हम साइंटिफिक अप्रोच नहीं लाएंगे तब तक वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती, और जब तक वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकती तब तक हम सही ज्ञान या वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और यही बातें आपने देखा कि कहीं ना कहीं से जो लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है या जो पॉजिटिविज्म है जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, तो वो भी यही सारी बातें करते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। वो कहते हैं कि जो ज्ञान वैज्ञानिक या वैज्ञानिकता पर या साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित नहीं है वो ज्ञान कैसा है, तो कहते हैं कि वो सारा ज्ञान जो है एक तरीके से कल्पना है, वो ज्ञान नहीं है, वो कल्पना है। फिर वो कहते हैं कि जिन चीज़ों का हम इम्पीरिकल आधारों पे या अनुभविक आधारों पे हम जिसका वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, जिसको हम अपने अनुभव से जिसको हम सिद्ध नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि ऐसा जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान जो है अर्थहीन है। और वो ये भी कहते हैं कि जो भी इस तरीके की संकल्पनाएं हैं, जो मूल्य आधारित संकल्पनाएं हैं, मानकीय संकल्पनाएं हैं, नॉर्मेटिव जो वैल्यूज हैं, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो स्वतंत्रता की बात हो, चाहे समानता की बात हो, क्योंकि ये मानकीय संकल्पनाएं हैं कि हम मानक स्थापित करते हैं। ये जो चीजें हैं, जो न्याय है, स्वतंत्रता है या समानता है, ये मानकीय संकल्पनाएं हैं। मानकीय संकल्पनाओं का अर्थ ये है कि हम समाज के लिए मानक स्थापित करते हैं कि हम कैसा समाज चाहते हैं, तो हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कि न्याय स्थापित हो या सभी लोगों की न्याय तक पहुंच हो। हम कैसा समाज चाहते हैं, तो हम एक ऐसा समाज चाहते हैं कि जिसमें लोग स्वतंत्रता को एंजॉय कर सके, स्वतंत्रता को महसूस कर सके। हम कैसा समाज चाहते हैं, हम ऐसा समाज चाहते हैं जो बराबरी पर आधारित हो, यानी वहाँ पे समानता हो और वहाँ पे असमानता का अंत हो। तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। धरती पे कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो ये पूरी तरीके से 100% गारंटी दे दे कि नहीं वो जो समाज है वो 100% न्याय पर आधारित है। ऐसा कहीं नहीं होता है। हर समाज में अन्याय के जो तत्व हैं वो विद्यमान होते हैं, विभिन्न रूपों में आप अन्याय देख सकते हैं। लेकिन जो मानकीय जो संकल्पनाएं हैं वो एक मानक पेश करती हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, वो एक मानक पेश करती हैं। तो कुल मिला के, लेकिन जो साइंटिफिक जो अप्रोच के लोग हैं जिसमें कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये सब जो मानक स्थापित करने की बात है, न्याय की बात कर रहे हैं, ये समानता की बात करें, ये स्वतंत्रता की बात करें, ये सारी बातें व्यर्थ हैं, ये सब नॉनसेंस चीज़ें हैं, ये सब बकवास की चीज़ें हैं। इस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, तो हमें ये देखना चाहिए कि तथ्य क्या है और उस तथ्य का हम किस तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और ये भी मैंने आपसे कहा था जब आप मॉडर्न अप्रोचेस को पढ़ रहे थे कि इसी लॉजिकल जो पॉजिटिविज्म है, इसी से आप देखते हैं कि व्यवहारवाद भी निकल के सामने आता है। उसका भी उदाहरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो जो व्यवहारवाद आया, तो व्यवहारवाद के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी कि व्यवहारवाद क्या करता है
कि व्यवहारवाद जो है किस चीज का अध्ययन करता है, वो मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। और कैसा अध्ययन? जो या जिसका आप कह सकते हैं कि जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा सके, यानी अवलोकन किया जा सके, पर्यवेक्षण किया जा सके, या जिसका मापन किया जा सके। यानी जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, उस उदाहरण से आप बात को समझ जाएंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, जैसे हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो अगर आप 19वीं सदी तक के जो राजनीतिक दार्शनिक थे, जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे या जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, अगर उनके सामने अगर आप लोकतंत्र की बात करते तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोकतंत्र के समर्थक थे। तो जो लोकतंत्र के समर्थक 19वीं सेंचुरी तक थे, अगर उनसे अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते तो कहते कि डेमोक्रेसी क्या है, वो कहते डेमोक्रेसी भी एक वैल्यू है, डेमोक्रेसी भी एक आदर्श है, डेमोक्रेसी की भी एक फिलॉसफी है, और हमें उस डेमोक्रेसी को एक आइडियल फॉर्म में स्थापित करना चाहिए। 19वीं शताब्दी तक के अगर राजनीतिक दार्शनिकों से आप लोकतंत्र की बात करते तो कहते कि डेमोक्रेसी एक दर्शन है, वैल्यू है, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है, और हमें इस आदर्श को, इस मूल्य को, इसको एक फिलोसफिकल तरीके से हमको इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, हमको एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कि हमें लोकतंत्र को स्थापित करना चाहिए। तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप व्यवहारवाद से ये बात करेंगे, जो व्यवहारवादी है उनसे अगर आप ये बात करेंगे, तो वो क्या बात करेंगे? तो फिर वो कहेंगे कि देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहेंगे कि जो डेमोक्रेसी है तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें वो देखेंगे कि जो लोकतंत्र की प्रक्रिया में जो शरीक लोग हैं, जो शामिल लोग हैं, तो उनके व्यवहार को वो ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, और न सिर्फ उस प्रक्रिया में शामिल लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको एक तरीके से उसको मापन करने की या उसको नापने की भी कोशिश करेंगे। जैसे आज की तारीख में भी आप देखते हैं, आज की तारीख में आप देखते हैं कि जैसे चुनाव होता है, तो आप देखते हैं कि चुनाव होने के पहले भी आप देखते हैं कि बहुत प्रकार के सर्वे या सर्वेक्षण होते हैं। तो वो सर्वे या सर्वेक्षण क्या बताते हैं? वो सर्वे सर्वेक्षण एक तरीके से वो भविष्यवाणी करते हैं कि नहीं, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें फला पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, फला पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, है ना। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे इस तरीके के सर्वेक्षण होते हैं। या जैसे कि जिस दिन मतदान होता है तो मतदान के दिन वो बूथ पे जाके, जहाँ पे मतदाता मतदान करते हैं, वहाँ पे जाके वो एग्जिट पोल करते हैं, और जैसे ही मतदान खत्म होता है तो मतदान खत्म होने के तुरंत बाद जो है सारे टीवी चैनल पे इस तरीके की वो भविष्यवाणियां करते हैं कि नहीं, हमने एग्जिट पोल किया है, हमने इतने लोगों पे सर्वे किया है और इस फला पार्टी की सरकार बनने वाली। तो आप देखिए दोनों चीजों में अंतर है, आप दोनों चीजों में अंतर करके देख सकते हैं कि 19वीं सेंचुरी तक ये चर्चा हो रही कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमको डेमोक्रेसी को, जो कि एक आइडियल या आदर्श प्रकार की शासन व्यवस्था है, इसको हमको स्थापित करना चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कैसे वर्क कर रही है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी कार्य कर रही है, तो हम वहाँ पे किसी आइडियलिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एक तरीके से हम वहाँ पे मेजरमेंट कर रहे हैं किस चीज़ का, जो लोग उस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे उदाहरण यहाँ पे आप ये नोट कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इसे कहीं भी इसका जिक्र कर सकते हैं कि आज की तारीख में जैसे हमने कहा कि जो लोकतंत्र है, ये इससे
आदर्श या दर्शन के रूप में नहीं देखते, बल्कि अवलोकन और मापन योग्य राजनीतिक व्यवहार के रूप में देखते हैं। इसी क्रम में चूंकि जब हम लोगों ने व्यवहारवाद की चर्चा की थी तो वहां पे हम लोगों ने डेविड ईस्टन की चर्चा की थी। अब यहाँ पे फिर से हम थोड़ी सी चर्चा डेविड ईस्टन की करेंगे। डेविड ईस्टन ने क्या कहा, पहले वो बातें हम लिख लेते हैं। डेविड ईस्टन ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिकता के अधीन रहा है, राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ राजनीतिक दर्शन के इतिहास से प्रेरित रहा है। इसीलिए आवश्यकता है कि इसे तथ्यों पर आधारित एवं वस्तुनिष्ठ मनाया जाए। तो आप देख रहे हैं कि डेविड ईस्टन का ये कहना है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी रही है वो पॉलिटिकल थ्योरी क्या रही है, तो वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी रही है वो बेसिकली एक तरीके से वो कहीं ना कहीं से वो इतिहास के अधीन रही है। कैसे इतिहास के अधीन रही है? क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते थे या पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हम उसमें क्या बात करते थे कि हम उसमें जो है जो एक तरीके से जो इतिहास में जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स रहे हैं तो उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बातों को निकाल के हम उन पॉलिटिकल थ्योरी को बनाते रहे हैं। और वो जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, जो भी राजनीतिक दार्शनिक थे इतिहास में, चाहे वो प्लेटो रहे हों, चाहे वो एरिस्टोटल रहे हों, चाहे वो हॉब्स, लॉक, मैकियावेली, मिल, बेंथम, मार्क्स, जो भी रहे हों,
तो जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स रहे हैं, तो उन पॉलिटिकल फिलोसफर्स को जब हम देखते हैं तो डेविड ईस्टन का कहना है कि वो जो भी उन्होंने बातें कही वो उनका खुद का नजरिया था, वो एक तरीके से उनका व्यक्तिनिष्ठ नजरिया था, उनका सब्जेक्टिव नजरिया था। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? तो उन्होंने कहा कि देखिए, आवश्यकता इस बात की है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें चीज़ों को तथ्य के आधार पर देखना चाहिए और हमें चीज़ों को वस्तुनिष्ठ आधार पे यानी सब्जेक्टिव के स्थान पे हमें ऑब्जेक्टिविटी के आधार पे देखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में वो चीज़ कैसी है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं फिर से पूरी बात आपके सामने दोहरा देता हूं ताकि आप बातों को आसानी के साथ कनेक्ट कर जाएं। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपका दिमाग उन शब्दों में फंस जाता हो, इसलिए मैं फिर से आपके सामने बात दोहरा रहा हूं कि देखिए, एक बड़ी सामान्य सी बात हम आपसे करते हैं क्या कि जब हम राजनीतिक सिद्धांतों की बात करते हैं तो राजनीतिक सिद्धांत में दोनों चीजें इन जनरल आ जाती हैं। उसमें दार्शनिक दृष्टिकोण भी आ जाता है और 20वीं शताब्दी में जब हम पहुंचते हैं तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आ जाता है। ठीक है, पहले का जो दृष्टिकोण था उसमें दर्शन की प्रधानता थी, दार्शनिक दृष्टिकोण की प्रधानता थी, मानकीय दृष्टिकोण की प्रधानता थी। और जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो उसमें अनुभव पर आधारित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उसमें प्रधानता होने लगी। तो 19वीं शताब्दी तक के जो प्रश्न थे वो अलग तरीके के प्रश्न थे, जिसपे कि पॉलिटिकल थ्योरी बनी, या पॉलिटिकल थ्योरी का वो मेजर पार्ट था, जिसमें हमने कहा कि वो क्या करते थे कि वो सार्वभौमिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करते थे और अपने समय की समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करते थे। वो यूनिवर्सल वैल्यूज को भी स्टैब्लिश करते थे और समस्याओं का समाधान भी करते थे। लेकिन जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो वो 19वीं शताब्दी तक की जो मान्यताएं थी उनका खंडन किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि नहीं, हमको चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहिए, हमको चीज़ों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखना चाहिए। तार्किक प्रत्यक्षवाद ने कह दिया कि ये जो लोग सार्वभौमिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, ये जो न्याय की बात कर रहे हैं, जो समानता की बात कर रहे हैं, ये जो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद आया तो कहीं ना कहीं से फिर उसने जो है ह्यूमन बिहेवियर के ऑब्जर्वेशन की बात करना शुरू कर दिया, उसके मेजरमेंट की बात करना शुरू कर दिया। तो अब वो कोई एक ऐसा आप कह सकते हैं कि वो समाज परिवर्तन का या समाज को सुधारने का वो लक्ष्य लेके नहीं चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है उसको देखो, आप परिवर्तन की बात मत करो, आप बदलने की बात मत करो, आप ये मत कहो कि आपको बेहतर समाज चाहिए, जो दिख रहा है उसके डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि व्यवहारवाद डेमोक्रेसी को इस रूप में नहीं देख रहा है कि डेमोक्रेसी को देखने का मतलब है कि हम एक आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम एक आदर्श रूप में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। व्यवहारवाद ये बात नहीं कर रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा है। वो कौन सी बात कर रहा है? तो वो बात क्या कर रहा है? वो बात ये कह रहा है कि नहीं, जो आज की जो डेमोक्रेसी है तो उसमें आप देखो कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, आप देखो कि मतदाता किस चीज से प्रेरित होकर मतदान करने जा रहा है। आप जाके फील्ड में डेटा जुटाओ, इलेक्शन में जाके सर्वे करो और भविष्यवाणियां करो कि फला पार्टी की सरकार बनने वाली हो, फला पार्टी चुनाव हारने वाली हो। तो उसमें कहीं कोई आप समस्याओं का समाधान करने वाला आप नजरिया लेके नहीं चल रहे। तो जो साइंटिफिक अप्रोच आया, जैसे डेविड ईस्टन ने भी कहा कि देखिए जो अभी तक जो रहा, एक तरीके से डेविड ईस्टन ने कहा कि अभी तक जो चीज़ें रही हैं उसमें हम कहीं ना कहीं से हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते रहे, हम चीज़ों को इतिहास के दायरे में बंध के देखते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, आवश्यकता अब इस चीज़ की है कि हम इतिहास के दायरे से बाहर निकलें। हम जो प्लेटो से लेके मार्क्स तक का जो पूरा का पूरा राजनीतिक चिंतन का इतिहास पढ़ते हैं, तो अब हम राजनीतिक चिंतन के दायरे से बाहर निकले और बाहर निकल के हम देखें कि हम किस तरीके से तथ्य आधारित और वैज्ञानिक आधारित अध्ययन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से अब जो दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं से समाज की वास्तविकता को, समाज की यथार्थ को समझने का प्रयास करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि ये जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसमें समस्या के समाधान की कोई बात नहीं की गई, या आप कह सकते हैं कि इसमें बेहतर समाज की संकल्पना के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसी उसमें कोई बात नहीं कही गई।
तो जब ये इस तरीके की चीजें होने लगी कि नहीं हम सिर्फ डेटा कलेक्शन करें, हम फैक्ट का अध्ययन करें और हम ये भूल जाएं कि समाज में क्या हो रहा है, समाज में हिंसा हो रही तो होने दो, समाज में असमानता है तो होने दो, समाज में गरीबी है तो होने दो, समाज में बेरोजगारी है तो होने दो, हम तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करेंगे। तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए अब जो कुछ भी हो रहा है, अब जो कुछ भी हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, तो वहां पे एक तरीके से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है। क्यों पतन हो रहा है? क्योंकि जो राजनीतिक सिद्धांत की जो सबसे बड़ी जो विशेषता थी, सबसे बड़ी विशेषता थी, जो हम 19वीं सेंचुरी तक देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं से वो समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं से समाज को बदलना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं से एक बेहतर समाज की स्थापना करना चाह रहे थे। तो वो जो राजनीतिक सिद्धांत की जो एक खासियत थी, जो उसका दार्शनिक मानकी या नैतिक वाला जो पक्ष था, जब वो पक्ष खत्म होने लगा तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक तरीके से डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, ये राजनीतिक सिद्धांत का अंत हो रहा है। और 20वीं शताब्दी में लोग कहने लगे कि जो जिन लोगों ने इस तर्क को आगे बढ़ाया, तो वो लोग ये कहने लगे कि देखिए साहब, अब 20वीं शताब्दी में कोई इस तरीके का चिंतक भी नहीं है। जिस तरीके से 19वीं सेंचुरी में आप देखते हैं कि जैसे 19वीं सेंचुरी में जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल हुआ, या 19वीं सेंचुरी में आप देखते हैं कि मार्क्स हुआ, तो मिल और मार्क्स लोगों ने कहा कि अब ये इस धरती पे आने वाले अंतिम बड़े चिंतक थे। अब आप देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में इस तरीके के कोई चिंतक नहीं है जो 20वीं शताब्दी की समस्याओं का समाधान पेश कर सके। जबकि ऐसा नहीं था कि 20वीं शताब्दी में समस्याएं नहीं आई, एक से बढ़कर एक समस्या आई। अगर आप 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में देखते हैं तो पहला विश्व युद्ध हुआ, 20वीं शताब्दी के मध्य के पहले ही आप देखते हैं कि दूसरा बड़ा विश्व युद्ध हो गया, जिस विश्व युद्ध में आप देखते हैं कि करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो जब पूरी दुनिया में इतने बड़े बड़े संकट आए, बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए, करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए, लेकिन उन परिस्थितियों में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल थिंकर निकल के सामने नहीं आया कि जो उन समस्याओं के संदर्भ में खुल के अपनी बात कह सके और जिसका पूरी दुनिया के दर्शन पे या पूरी दुनिया के चिंतन पे या पूरी दुनिया के आप कह सकते हैं कि विचारधारा पे जिसका असर हो। ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि चूंकि जो एक राजनीतिक सिद्धांत की जो पहचान थी कि वो समस्याओं का समाधान करने में रुचि दिखाता है, जब वो चीज नहीं दिखी तो लोगों ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो गया, तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। तो ये जो बात उठाई, अब ये चूंकि राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा के पहले मैंने ये पुरानी बातें आपसे इसलिए कही क्योंकि आप चीजों को कनेक्ट कर जाएं। अगर आपसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात करते तो हो सकता है कि आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते। तो जब आप चीजों को रेफरेंस से जोड़ के देखते हैं तो फिर आपके दिमाग में उस तरीके के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि अगर किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो आगे पीछे की बातों को जोड़ के कैसे भी पूछा जाएगा, तो फिर उस तरीके के प्रश्नों का बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि इन रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए अब हम यहां से बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में। तो ये जो बात कही, तो एक नाम आपने शायद सुना होगा, अल्फ्रेड कोबन। इन्होंने 1950 के दशक में ये बात कही राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बारे में, यानी डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो अल्फ्रेड कोबन ने क्या कहा कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इन्होंने कहा कि मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल और मार्क्स के पश्चात
राजनीतिक चिंतन में ठहराव। अगर राजनीतिक चिंतन में ठहराव है तो कहीं ना कहीं से उसी चिंतन की एनालिसिस करके जो पॉलिटिकल थ्योरी बनती है, अब वो पॉलिटिकल थ्योरी में भी ठहराव आ जाएगा। आखिर पॉलिटिकल थ्योरी में आप इस तरीके के रेफरेंसेस देखते हैं कि भाई अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, अगर हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो स्वतंत्रता की बात करते समय उसमें कहीं ना कहीं से मिल के विचार आएंगे। अगर हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना आ जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में तो कहीं ना कहीं से राजनीतिक जो चिंतन है, जो बहुत सारे जो राजनीतिक चिंतक रहे हैं, उन्हीं के विचारों को तो हम एनालिसिस करके पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। तो जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, एक तरीके से जो राजनीतिक चिंतन से ही हमें वो रॉ मटेरियल मिलता है जिसके आधार पर हम पॉलिटिकल थ्योरी बनाते हैं। तो अगर हमें रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाए तो फिर राजनीतिक सिद्धांत में प्रगति कहाँ से हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मिल और मार्क्स के बाद राजनीतिक चिंतन में ठहराव हो गया। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मिल ने क्या किया, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि मिल ने क्या किया। तो मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप में, यहाँ पे वह लगा लीजिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता व राज्य के हस्तक्षेप में संतुलन स्थापित किया। मार्क्स को आप देखते हैं, मार्क्स ने क्या किया, आर्थिक शोषण का समाधान पेश किया। आप ये दोनों जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मिल और मार्क्स, ये आपके पाठ्यक्रम में राजनीतिक विचारकों के तौर पे हैं, वहाँ आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन मोटी बात मैंने कही कि जैसे मिल ने एक तरीके से एक बैलेंस अप्रोच दिया कि मनुष्य की जो स्वतंत्रता है और जो राज्य के हस्तक्षेप करने की जो शक्ति है, उसमें किस तरीके से संतुलन स्थापित हो सकता है। यानी राज्य कहाँ तक मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है और राज्य कहाँ तक मनुष्य के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। या जैसे हमने मार्क्स का उदाहरण लिया, तो मार्क्स ने क्या किया कि मार्क्स ने जब अपने समय की परिस्थितियों में देखा कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण हो रहा है, जो मजदूर हैं वो बहुत ही अमानवीय दशा में कार्य करने के लिए विवश है और उनके पक्ष में या उनके हक में कोई भी बात रखने को तैयार नहीं है, या कोई भी ऐसा नहीं जो उनके पक्ष में बात रख सके। तो मार्क्स ने बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से एक, आप कह सकते हैं कि एक जो है, उन्होंने साम्यवाद का एक दर्शन पेश किया। और आप ये भी देखेंगे कि मार्क्स ने जो दर्शन पेश किया उसका जो प्रभाव था वो आप कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से लोगों के ऊपर पड़ा। आप देखेंगे कि आगे चल के, खासतौर पे जब आप 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में जो है समाजवादी और साम्यवादी सरकारें स्थापित हुई। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हैं वो साम्यवादी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आ गया। और जहां साम्यवादी व्यवस्थाएं तो नहीं स्थापित हुई, लेकिन वहां की सरकारों के ऊपर भी आप देखेंगे कि एक बहुत जबरदस्त दबाव आया कि सरकारें कहीं ना कहीं से गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में वो कार्य करें। ऐसा एक प्रेशर सरकारों के ऊपर पड़ा। तो आप देखेंगे कि मार्क्स जैसे जो विचारक हुए, तो इन्होंने जो भी बातें कही उसका एक बहुत व्यापक तरीके से लोगों के ऊपर असर पड़ा। तो अल्फ्रेड कोबेन ये कहते हैं कि ये अंतिम विचारक थे, इसके बाद कोई ऐसा विचारक नहीं आया, इसके बाद कोई ऐसे लोग नहीं आए जो कि जो है लोगों को सही दिशा दिखा सकें, जो समस्याओं का समाधान कर सकें। ऐसा नहीं है कि 20वीं शताब्दी में समस्याएं नहीं है, लेकिन समाधान करने वाले उस तरीके के बड़े विचारक नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं से विचारधारा में ठहराव है, चिंतन में, दर्शन में ठहराव है। और इसी वजह से वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अब उसको भी कहीं ना कहीं से उसको कोई बल प्रदान नहीं हो रहा है। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका क्या हो रहा है, उसका एक तरीके से पतन हो रहा है।
कुछ बातें और जो कहीं अल्फ्रेड कॉपेन ने, वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम अल्फ्रेड कोपेन के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांतों में राजनीतिक सिद्धांत में अब प्रगतिशीलता नहीं दिखाई पड़ती। अब नई चुनौतियों के अनुसार व्यक्ति राज्य के संबंधों को परिभाषित नहीं किया जाता। वर्तमान में समस्याओं के निराकरण का प्रयास नहीं किया जाता। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि जब हम देख रहे हैं कि अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसमें किसी तरीके का कोई प्रोग्रेस नहीं है, जब हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अपने समस्याओं का कोई समाधान पेश नहीं कर पा रही है, और जब हम देख रहे हैं कि वो आज की ज़रूरत के हिसाब से, जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से व्यक्ति और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित नहीं कर पा रही है, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल थ्योरी का केंद्र रहा है। मैंने जब पॉलिटिकल थ्योरी के अर्थ के बारे में चर्चा की थी तो वहाँ भी मैंने आपसे कहा था कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो केंद्र है वो व्यक्ति और राज्य के संबंध है। व्यक्ति के राज्य के संबंध ही पॉलिटिकल थ्योरी के केंद्र में रहे हैं, उसी को लोगों ने अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया। तो अब जो ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है 20वीं शताब्दी में कि अब कोई इस पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध क्या है, और उससे जो है आज के समय की जो चुनौतियां हैं उसका भी कोई समाधान करने में कोई बल नहीं मिल रहा है। तो बेहतर है कि हम इस बात की घोषणा कर दें कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या हो गया है, उस राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। और कुछ लोगों ने और आलोचना के तौर पे ही कहा, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक और नाम आप लिख सकते हैं, उनका नाम है दांते जर्मीनो। दांते जर्मीनो ने क्या कहा? दांते जर्मीनो ने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा के द्वारा ही निर्धारित होने लगा है। राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा के द्वारा ही निर्धारित होने लगा है।
तो अगर राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा के द्वारा निर्धारित होने लगा है तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती। विचारधारा के आधार पर निर्धारित होने का अर्थ शायद आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे उनका कहने का आशय ये है कि देखिए, जब आप चीज़ों को विचारधारा के दायरे में, जब आप चीज़ों को विचारधारा के नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक तरीके से पूर्वाग्रह आ जाते हैं, और जब पूर्वाग्रह आ जाते हैं तो फिर आप एक ही पक्ष को देखते हैं और फिर वहाँ पे आपका उस तरीके से एक एनालिटिकल स्टडी नहीं हो पाती। आप चीज़ों को, आप कह सकते हैं चीज़ों को आप जो है सही तरीके से नहीं देख पाएंगे, आप उसको एक ही नज़रिए से देख पाएंगे। तो जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में ये बात हुई कि जैसे कोई भी आपने टॉपिक उठा लिया, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल थ्योरी में आपने स्वतंत्रता की बात करना शुरू कर दिया, तो अब स्वतंत्रता की बात करना शुरू कर दिया तो स्वतंत्रता में जो उदारवादी विचारक होंगे या उदारवादी विचारधारा के समर्थक होंगे वो अपनी तरीके से स्वतंत्रता को देखने की बात करेंगे। जो मार्क्सवादी होंगे वो मार्क्सवादी तरीके से स्वतंत्रता को देखने का प्रयास करेंगे। तो दांते जर्मीनो को ये कहना है कि जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा विचारधारा के खांचे में बांट के देखते हैं तो वहाँ पे विचारधारा प्रभावी हो जाती है और फिर वहाँ पे जो सिद्धांत है उसका एक तरीके से क्या हो जाता है, उसका एक तरीके से पतन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत विचारधारा के द्वारा ही निर्धारित होने लगा है, इसलिए जो सिद्धांत है, जो राजनीतिक सिद्धांत है अब क्या हो गया है, अब अप्रासंगिक हो गया है। अगर हमें चीज़ों को आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ही देखना है, अगर हमें चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में ही देखना है, उसे हम एक तरीके से निरपेक्ष तरीके से नहीं देख सकते, तो फिर वहाँ पे आइडियोलॉजी का पार्ट इतना प्रभावी हो जाता है कि दांते जर्मीनो का कहना है कि वहाँ पे फिर जो थ्योरी वाली जो चीज़ है वो एक तरीके से इररिलेवेंट हो जाती है, वो इररिलेवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से इन लोगों ने अपने अपने तर्क दिए, और जिसमें जो मुख्य बात है वो वही बात है कि जिसमें कहा गया कि जब ये देखा गया कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो अब एक तरीके से अपने उद्देश्य से भटक गई। जो उद्देश्य था कि हम एक ऐसे समाज की संकल्पना में या ऐसे समाज की स्थापना में सहायता करें जिस समाज में सभी लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। तो जब हम वो जो एक गुड लाइफ वाला जो उद्देश्य था उससे जब हम भटक गए तो फिर ये कहा जाने लगा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका एक तरीके से क्या हो गया, उसका डिक्लाइनमेंट हो गया। लेकिन अब इसी क्रम में आगे आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने फिर कहा कि नहीं, ये बात जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आगे की जो चर्चा होगी वो चर्चा अब केंद्रित होगी राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान पर। यहाँ भी आप देखेंगे कि जब हम राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुत्थान की बात करते हैं तो यहाँ भी अगेन एक बार जो है इसकी शुरुआत जो है डेविड ईस्टन से ही होती है। इस बात को आप कहाँ से कनेक्ट करके देखेंगे, इस बात को आप वहाँ से कनेक्ट करके देखेंगे जहाँ पे हमने कहा कि डेविड ईस्टन ने ही व्यवहारवाद के अंतर्गत वैज्ञानिक तौर तरीकों पर बहुत अधिक बल दिया, जिसमें उन्होंने जो है एक तरीके से अध्ययन के तकनीकी पहलू पर बहुत ज़्यादा बल दिया, पद्धति पे बहुत ज़्यादा बल दिया। लेकिन फिर आप देखते हैं कि उसी डेविड ईस्टन ने क्या किया कि उसी डेविड ईस्टन ने कुछ समय के बाद फिर उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा की, और उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा करते समय उन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की और कहा कि नहीं, हम जो है अगर कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो हम उस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते कि हमें समाज की समस्याओं का समाधान भी करना है, हमें समाज की में आवश्यकता के अनुसार हमें परिवर्तन भी लाने।
हम अपने उस दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। तो क्योंकि डेविड ईस्टन ने ही वैज्ञानिकता की बात की और फिर आगे चल के डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत फिर वो वाला दृष्टिकोण फिर से उन्होंने एक तरीके से उसको पुनर्जीवित किया कि भाई कोई भी आप अध्ययन करोगे तो उसमें आप मूल्यों की पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन सोसाइटी है, जो आप कह सकते हैं कि जो मानवीय समाज है, वो मूल्यों के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि मानवीय समाज, मनुष्य कोई ऐसा कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। मनुष्य कोई ऐसा भौतिक पदार्थ नहीं है कि उसको आप पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधारों पर उसका आप अध्ययन कर सके। मनुष्य आप कह सकते हैं कि इस धरती का सबसे क्रियाशील प्राणी है, सबसे बौद्धिक प्राणी है। वो आप कह सकते हैं कि इस धरती का मुख्य कर्ता है। तो उसके बारे में आप कोई भी स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं से आप उसके बारे में जो भी स्टडी करोगे तो वो ऐसी स्टडी होगी कि जो उसके लिए और इस पूरे विश्व के लिए आप कह सकते हैं कि एक बेहतर जीवन की परिकल्पना को साकार करने वाला हो। तो जब राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की बात आई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी आप देखेंगे कि सबसे पहले डेविड ईस्टन का ही जिक्र आता है। तो आप देखेंगे कि 1969 में डेविड ईस्टन ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर ही सिद्धांत निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। अभी तक तो कह रहे थे कि वैज्ञानिक आधार पर ही होना चाहिए, अब वो क्या कह रहे हैं, अपनी ही बात का एक तरीके से खंडन कर रहे हैं कि सिर्फ वैज्ञानिक आधार पर ही सिद्धांत का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कुछ और लोगों के उदाहरण भी यहां पे ले सकते हैं। माइकल ओक शॉर्ट। माइकल ओकशॉट ने क्या कहा कि सिर्फ बौद्धिकता व तकनीक पर आधारित ज्ञान अपूर्ण होता है। एक बात उन्होंने और कही, माइकल ओकशॉट ने क्या कहा कि पूर्व ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए, जो बात डेविड ईस्टन ने अंततः एक्सेप्ट किया, उस बात को फिर बहुत सारे लोग मानने लगे। अंततः जब डेविड ईस्टन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हम सिर्फ साइंटिफिक दृष्टिकोण से ही स्टडी नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं से चीज़ों को उस नज़रिए से देखना पड़ेगा कि हम एक बेहतर समाज चाहते हैं, हम एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान भी करना चाहते हैं। और ऐसा अगर हम करना चाहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आदर्श और कुछ न कुछ मूल्य को सामने लेके चलना पड़ेगा। तो जब इस तरीके की वो बात करने लगे तो कहीं ना कहीं से आपने देखा कि इन्हीं वजहों से राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की जा रही थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी बातों में सुधार किया
और ये कहने लगे तो फिर ये कहा जाने लगा कि अब क्या हो रहा है, अब एक तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का क्या हो रहा है, तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हो रहा है। क्योंकि समस्या से मुंह मोड़ने के कारण ही या समस्या से विमुखता के कारण ही लोग क्या कहने लगे थे कि अब जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका समस्या से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहने लगे थे कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। लेकिन जब डेविड ईस्टन फिर कहने लगे कि नहीं, हमको समस्या के समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए, हमको एक बेहतर समाज के निर्माण के बारे में भी सोचना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि देखिए अब क्या हो रहा है, अब एक तरीके से फिर से रिवाइवल हो रहा है, रिसर्जेंस हो रहा है, किस चीज का, पॉलिटिकल थ्योरी का। और इसी बात को और भी लोगों ने कहा कि जैसे हमने माइकल ऑक्सफोर्ड का उदाहरण लिया, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए आप सिर्फ इंटेलेक्चुअलिटी या आप सिर्फ एक तरीके से तकनीक कि आप बहुत ज़्यादा आप टेक्निक पर बल दें, बहुत ज़्यादा आप इंटेलेक्चुअलिटी पे बल दें, और इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पे आप इस तरीके की स्टडी करें जिस स्टडी का आप कह सकते हैं कि समाज से कोई लेना देना ना हो, तो आप कह सकते हैं कि वो सारा ज्ञान तो अपूर्ण है। वो बात आप व्यवहार में जैसे आप कहते नहीं है कि भाई अपने देश के संदर्भ में भी आप कहते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि लोग जो दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी बौद्धिक बहसें करते हैं और वहाँ से बैठ के वो जो है पूरे देश के बारे में वो नियम कायदे कानून बनाते हैं, तो लेकिन जिसका कि जमीनी समस्याओं से, जमीनी हकीकतों से कोई वास्ता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं से आप अगर बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को इंटेलेक्चुअलिटी में ले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप उसके टेक्निक या उसके साइंटिफिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं, तो ऑक्सफोर्ड का कहना था कि देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा जो भी ज्ञान होगा उसको आप पूर्ण ज्ञान नहीं कह पाएंगे, ये अपूर्ण ज्ञान होगा, ये अधूरा ज्ञान होगा, और इस ज्ञान की बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो किसी के काम नहीं आने वाली। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि अगर हम मॉडर्न बनने की बात कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर हम कंटेम्परेरी समस्याओं की बात करें, तो ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को सिर्फ मॉडर्न या कंटेम्परेरी संदर्भों में ही देखें। तो माइकल ऑक्सफोर्ड का कहना था कि हमें जो पूर्व का जो ज्ञान है, जिसे एक तरीके से जो हमें विरासत में मिला हुआ जो ज्ञान है, उसको भी हमें देखना चाहिए। अगर हम देखें कि आज के 2500 साल पहले अगर प्लेटो ने कोई बात कही, आज के 2500 साल पहले अगर एरिस्टोटल ने कोई बात कही, तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हो वो आज भी हमारे काम की हो, तो हमें उससे परहेज नहीं करना चाहिए कि नहीं वो तो प्राचीन काल की बात थी और आज की समस्याओं से, आज की समकालीन समस्याओं से उसका क्या लेना देना। तो अगर पूर्व ज्ञान में कोई भी बात अगर काम की है, चाहे वो बात किसी के द्वारा कही गई हो, चाहे वो बात प्लेटो अरस्तू के द्वारा कही गई हो, चाहे वो बात जॉन लॉक के द्वारा कही गई हो, चाहे वो बात बेंथम और मिल के द्वारा कही गई हो, चाहे वो बात जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई हो, लेनिन के द्वारा कही गई हो, तो हमें उस बात को भी समझना चाहिए। अगर उसमें से कोई बात है तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, हमें उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो यही वजह थी कि जब इस तरीके से एक बार फिर से लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और कहा गया कि अब जो है फिर से एक तरीके से जो पॉलिटिकल थ्योरी है, तो उस पॉलिटिकल थ्योरी का एक तरीके से फिर से रिवाइवल होने लगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम एक तरीके से हम 70 के दशक में या 60 के दशक के अंत और 70 के दशक में पहुंचते हैं, 70s में पहुंचते हैं, तो वहाँ से फिर एक तरीके से फिर से आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं कि विचारक भी निकल के सामने आते हैं, या बहुत इस तरीके की आप कह सकते हैं कि बहुत इस तरीके के नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, जो कहीं ना कहीं से अब समकालीन संदर्भों को भी एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बेहतर तरीके से वो देखने का प्रयास करते हैं। तो उससे भी जोड़ के आप कहते हैं कि जो उदाहरण है वो उदाहरण भी ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका पुनरुत्थान हुआ, उसका एक तरीके से रिवाइवल हुआ। तो उदाहरण के तौर पे हम क्या देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के उदाहरण के तौर पे, तो हम 3 उदाहरण देखते हैं। मोटे तौर पे यहाँ पे हम 3 उदाहरणों की आपसे चर्चा करेंगे। अब वो 3 जो उदाहरण है उसमें जो पहला उदाहरण है वो उदाहरण है आपका समतावादी।
समतावादी में हम मुख्य तौर पे जिनका नाम लेते हैं वो हैं जॉन रॉल्स, जिनका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो कोर्स में भी है आपके, उसको आप पढ़ेंगे। दूसरा जो हम नाम लेते हैं उसमें स्वेच्छातंत्रवादी हैं, और जिसमें हम लोग नाम लेते हैं मुख्य तौर पे रॉबर्ट नॉजिक का, इनका भी जिक्र आगे आएगा, रॉबर्ट नॉजिक। और तीसरा जो उदाहरण आप लेते हैं वो है समुदायवादी। समुदायवादी में आप वॉल्जर का नाम लेते हैं। ये सारे उदाहरण आगे भी आएंगे। यहाँ पे बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि लेट 60s या 70s के बाद में इस तरीके के उदाहरण मिलने लगते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या होने लगा, तो राजनीतिक सिद्धांत का एक तरीके से पुनरुद्धार होने लगा, वो एक तरीके से पुनर्जीवित होने लगी। अब जैसे कि अभी हमने जो उदाहरण लिए, तो जैसे हमने उदाहरण लिया रॉल्स का, तो जो रॉल्स है तो रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, थ्योरी ऑफ जस्टिस पेश की। अपने न्याय के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्थापित किया, और एक बात कही कि अगर हम समाज में न्याय को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि निम्नतम स्थिति में खड़े व्यक्ति को अधिकतम लाभ। अब रॉल्स ये कह रहे हैं कि रॉल्स ने जब अपना थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया तो वो आप एक तरीके से यहाँ पे आप अगर मोटी बात समझना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रॉल्स जब थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं से समकालीन जो समस्याएं हैं या जो समकालीन जो चुनौतियां हैं उसका जो है उसी प्रकार से समाधान देने की बात कर रहा है जैसा कि समाधान पूर्व में भी या 19वीं सेंचुरी के पूर्व में भी बहुत सारे जो राजनीतिक जो चिंतक रहे हैं उन्होंने देने का प्रयास किया है। और रॉल्स की पूरी जो संकल्पना है न्याय की, तो वो एक तरीके से वितरण की समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है। वितरण की समस्या का सीधा सा अर्थ है कि भाई समाज में हम चीज़ों को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, हम किस तरीके से समाज में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, नौकरी है, जो कुछ भी है, संपत्ति है, उसको हम किस तरीके से जस्टिफाइड तरीके से हम उसको लोगों में बांटें। क्योंकि एक द्वंद्व की स्थिति रहती है हमेशा किस चीज़ में, स्वतंत्रता और समानता में। अगर आप लोगों को खुली स्वतंत्रता देंगे तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता का इस्तेमाल कुछ लोग करके जो क्षमतावान होंगे या जिनको कि कहीं ना कहीं से परिस्थितियों का या किसी चीज़ के कारण जिनको एडवांटेज प्राप्त होगा, तो वो उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल क्या करेंगे, स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, तो वो स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके वो बहुत सारी धन संपदा और बहुत सारी चीज़ें अर्जित कर सकते हैं। अगर समाज में खुली छूट हो, किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो लोग स्वतंत्रता का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा वैसा न कर पाए। तो अगर वैसा नहीं कर पाएगा तो क्या होगा
तो फिर समाज में जो है घनघोर असमानता हो जाएगी। तो ये हमेशा से एक लोगों के सामने एक ये प्रश्न रहा है कि हम स्वतंत्रता और समानता में किस तरीके से हम संबंध स्थापित करें। तो रॉल्स ने अपने अपने जो है सिद्धांत में, जो उसका थ्योरी ऑफ जस्टिस है, उसमें उसने इन्हीं प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप जब हम लोग न्याय पढ़ेंगे, न्याय आपके कोर्स में है, रॉल्स का भी उसमें जिक्र है, शुरू में मैंने पाठ्यक्रम बताते समय आपको बताया था। तो रॉल्स उस चीज पे खुल के बात करता है कि भाई स्वतंत्रता और समानता में किस तरीके से उचित संबंध स्थापित होना चाहिए। और साथ ही रॉल्स एक तरीके से एक मानक भी देता है, एक पैरामीटर सेट करता है। वो पैरामीटर क्या सेट करता है कि समाज में जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो समाज में जो सबसे वंचित है, जो सबसे गरीब है, जो डिप्राइव्ड है, तो उसके जो है आप कह सकते हैं कि उसके अधिकतम लाभ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जो निम्नतम स्थिति में खड़ा व्यक्ति है, उसके अधिकतम लाभ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। तो अगर रॉल्स ये कह रहा है कि समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के अधिकतम लाभ के बारे में हमको सोचना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं से एक मानक प्रस्तुत कर रहा है, और न सिर्फ मानक प्रस्तुत कर रहा है बल्कि अपने समय की समस्याओं के समाधान करने का भी प्रयास कर रहा है। उसी तरीके से जैसा कि 19वीं सेंचुरी तक आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया। तो चूंकि अब रॉल्स एक तरीके से उसी ट्रेडिशन को पुनर्जीवित कर रहा है, जो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं से उस साइंटिफिक अप्रोच के कारण जो चीजें कहीं ना कहीं से लुप्त हो गई थी, जिसके चलते राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा की जाने लगी थी, तो अब रॉल्स जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको हमें फिर से उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिससे कि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। तो ये एक तरीके से उदाहरण बन गया किस चीज का, कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका क्या हो रहा है, तो उस राजनीतिक सिद्धांत का एक तरीके से पुनरुत्थान हो रहा है। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक समय में कोई एक सिद्धांतकार कोई बात कह रहा है, एक विचारक कोई एक बात कह रहा है, तो दूसरा उससे पूरी तरीके से सहमत हो। जो रॉल्स ने कहा ऐसा नहीं था कि सभी उससे सहमत हुए। तो ऐसा तो इतिहास में भी आप देखेंगे कि किसी काल में अगर कोई राजनीतिक दार्शनिक हुआ है, राजनीतिक सिद्धांतकार हुआ है, तो अगर उसने कोई बात कही है तो उसके खिलाफ लोगों की असहमतियां भी रही हैं। जैसे जो बाकी जो नाम है, जैसे नॉजिक को अगर आप देखेंगे, अगर आप नॉजिक को देखेंगे, रॉबर्ट नॉजिक, पूरा नाम है इनका रॉबर्ट नॉजिक। तो अगर आप नॉजिक को देखेंगे तो नॉजिक कहते हैं कि समता को स्थापित करने में राज्य शक्तिशाली होकर स्वतंत्रता की उपेक्षा कर सकता है। समता को स्थापित करने में राज्य शक्तिशाली होकर स्वतंत्रता की उपेक्षा कर सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो नॉजिक है, वो नॉजिक न्यूनतम राज्य की बात करता है, वो एक तरीके से मिनिमम स्टेट की बात करता है। अब देखिए, अगर आप रॉल्स को देखेंगे तो रॉल्स जो बात कह रहा है कि हमें स्वतंत्रता और समानता में उचित संबंध स्थापित करना चाहिए, और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज में जो सबसे गरीब है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हो। लेकिन नॉजिक ये कह रहा है कि देखिए, अगर आपका मतलब अगर राज्य
अगर जो राज्य है, जो सरकार है, वो अगर समानता को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा बल देगी तो कहीं ना कहीं से उसे बहुत सारे लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो इससे किस चीज़ में हस्तक्षेप हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं से जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता जो है बाधित होगी। और इसमें इस बात का भी खतरा रहेगा कि राज्य बहुत ज़्यादा शक्ति हासिल कर ले, स्वतंत्रता स्थापित करने के नाम पे, समानता स्थापित करने के नाम पे राज्य जो है बहुत ज़्यादा शक्ति अर्जित कर ले। तो अगर समानता स्थापित करने के नाम पे अगर राज्य बहुत ज़्यादा शक्ति हासिल कर लेगा तो इससे जो स्वतंत्रता है इसकी उपेक्षा होगी। इसीलिए वो रॉल्स से सहमत नहीं है। वो कह रहा है कि जो राज्य की जो भूमिका है वो बहुत न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए, वो एक तरीके से मिनिमम स्टेट होना चाहिए और लोगों को एक तरीके से छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, लोग अपने हिसाब से अपने हितों की पूर्ति करें, उसमें राज्य को बहुत ज़्यादा दखल देने की आवश्यकता नहीं है। और एक तीसरा उदाहरण भी आप लेंगे जो माइकल वॉल्जर है, जो समुदायवादी कहे जाते हैं। तो वॉल्जर को आप देखेंगे कि ये भी न्याय की संकल्पना पेश करते हैं। इनके अनुसार न्याय की संकल्पना सार्वभौम और व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती। इनके अनुसार जो न्याय की संकल्पना है वो सार्वभौम और व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती। एक बात और लिख लें, ये कहते हैं कि विभिन्न समुदायों की विशिष्टता को ध्यान में रखकर ही न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की जानी चाहिए। देखिए, जैसे एक्चुअली जो समुदायवादी हैं जिसमें माइकल वॉल्जर भी हैं, तो आगे आप पढ़ेंगे, ये आपके पाठ्यक्रम में भी है रॉल्स की आलोचना। तो जैसे रॉल्स ने कहा कि रॉल्स की जो न्याय का जो सिद्धांत है, तो वो कहीं ना कहीं से रॉल्स उसको इस तरीके से पेश करता है कि वो एक तरीके से यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वो उसको एक सार्वभौम सिद्धांत के रूप में पेश करता है। और माइकल वॉल्जर जैसे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर आप कोई भी न्याय की संकल्पना पेश करते हैं तो वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप धरती के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, तो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके की जो समुदाय हैं, तो उन समुदायों की अपनी अलग अलग तरीके के चैलेंजेज हैं। तो ऐसा नहीं है जिसको आप कहते हैं कि एक ही फार्मूले से, एक ही आप कह सकते हैं कि सिद्धांत से आप धरती के सभी समाजों में, सभी समुदायों में आप न्याय स्थापित नहीं कर सकते। तो आपको अगर वाकई न्याय स्थापित करना है तो आपको एक कम्युनिटेरियन अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको एक समुदायवादी नज़रिया रखना पड़ेगा कि भाई किस समुदाय के लिए किस तरीके का न्याय बेहतर हो सकता है। उसी नज़रिए से फिर आप जो है उन समुदायों के लिए आप न्याय की परिकल्पना कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हमने उदाहरण लिए हैं, चाहे रॉल्स का उदाहरण लिया हो, चाहे हमने रॉबर्ट नॉजी का उदाहरण लिया हो या माइकल वॉल्जर का उदाहरण लिया हो, तो ये वो उदाहरण है जो आगे भी आएंगे।
यहाँ पे इन उदाहरण को देने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि इन उदाहरणों के माध्यम से ये दिखाना था कि ये उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि 20वीं शताब्दी के, आप कह सकते हैं कि अंत तक आते आते, 70 के दशक के बाद आते आते अब बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका क्या होने लगा, उसका एक तरीके से पुनरुत्थान होने लगा। वो उसमें फिर से ऐसे लोग निकल के सामने आने लगे जो कहीं ना कहीं से न्याय की स्थापना की संकल्पना पेश करने लगे, या किस तरीके से राज्य को एक्ट करना चाहिए उसकी बात करने लगे, या अगर वो न्याय की संकल्पना पेश कर रहे हैं तो फिर उसको वो देखने लगे कि उसमें कौन सी संकल्पना वो जो है समाजों के लिए या राज्यों के लिए वो बेहतर हो सकती। तो वो जो टेंडेंसी जो हम रॉल्स में देख रहे हैं, नॉजिक में देख रहे हैं, वॉल्जर में देख रहे हैं, वो वही टेंडेंसी है जो ये दिखा रही कि अब जो राजनीतिक दार्शनिक है या अब जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, अब वो फिर से उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें समाज की समस्याओं का समाधान करना है और हमें एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। तो कुल मिला के आप एक चीज़ ये कहेंगे कि देखिए, कोई भी अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो आप कहेंगे कि देखिए, कोई भी समय हो, समय बदलता रहता है। अगर हम प्लेटो अरिस्टोटल के काल से देखते हैं, यानी आज के 2500 साल पहले के काल से देखते हैं और आज के समय तक देखते हैं, तो समय लगातार बदलता रहता है। और समय जब लगातार बदलता है तो हम ये भी देखेंगे कि समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं या विभिन्न प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो भी लोगों के सामने आती हैं। लेकिन जो भी समस्या या जो भी चुनौतियां आती हैं उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि अब उस समस्या या चुनौती के संदर्भ में हम किस तरीके से, बेहतर तरीके से हम व्यक्ति और राज्य के संदर्भ को पुनर्परिभाषित करें। व्यक्ति और राज्य को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता हर समय पड़ती है। वो आवश्यकता आज के 2500 साल पहले भी थी, और वो जो समस्या है या वो जो चुनौती है व्यक्ति और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित या परिभाषित करने की, वो आज भी है। और वही जो व्यक्ति और राज्य को पुनर्परिभाषित करने का जो संदर्भ है, वही आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का मुख्य केंद्रीय संदर्भ है। तो अगर हर समय में अगर उस संबंध को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है तो इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसका पतन नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। पॉलिटिकल थ्योरी की जो प्रासंगिकता है वो बनी रहेगी और वो बनी रहनी भी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि अगर आप एक राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, अगर आप एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, तो आप सिर्फ उस तरीके से एक्ट नहीं कर सकते जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो नेचुरल साइंसेस के वैज्ञानिक एक्ट करते हैं। क्योंकि जो राजनीति वैज्ञानिक है वो सिर्फ आप कह सकते हैं कि बंद कमरे तक या प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं रह सकता। उसे कहीं ना कहीं से समाज की जो चुनौतियां हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, उसके बारे में भी बहुत गंभीरता के साथ में चिंतन करना पड़ेगा और उसका समाधान करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो सिद्धांत है वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। और हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसा दौर आया जिसकी वजह से कुछ लोगों ने बात की राजनीतिक सिद्धांत के पतन की, लेकिन वो सही नहीं था। और फिर से जो टेंडेंसी उभर के सामने आई उसमें हम कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान हो गया है। तो लास्ट में बस आप यही बात लिख लें, एक तरीके से ये जो बात हम कह रहे हैं आपसे वो निष्कर्ष के तौर पे कह रहे हैं कि हर समय में व्यक्ति या व्यक्ति राज्य के संबंधों को
पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता बनी रहती है, जिससे चुनौतियों और समस्याओं का समाधान हो और बेहतर जीवन की संकल्पना साकार हो। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता निरंतर बनी रहती है। जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी रेलेवेंस हमेशा बनी रहती है, उसका पतन नहीं हो सकता या उसका पतन नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी टेंडेंसी दिखती है तो बेहतर होगा कि उसका पुनरुत्थान हो, उसको पुनर्जीवित किया जाए, उन चीज़ों को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोग एक बेहतर समाज की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरा का पूरा जो डिस्कशन हम लोगों ने किया, जिसमें कि हमने एक दोनों पहलुओं को हम लोग एक साथ लेके चले, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन से भी प्रश्न पूछे गए हैं और राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा या रहता भी है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसको बाकी संदर्भों से भी जोड़ के देखें। यही वजह थी कि आज भी जब मैंने इस टॉपिक की चर्चा की शुरुआत की तो हमने फिर से आपको राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से उन चीज़ों को कनेक्ट करा के दिखाया। क्योंकि अगर आप राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से इन चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं देखते और राजनीतिक सिद्धांत के दोनों डायमेंशंस को अलग अलग करके इन चीज़ों को नहीं देखते, तो फिर शायद आप ये बात नहीं पकड़ पाते कि आखिर किन वजहों से राजनीतिक सिद्धांत के पतन या पुनरुत्थान की चर्चा होती है। तो आप एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लेके अगर चलेंगे तो फिर आपको किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने में, उसको समझने में या एग्जाम में उसको लिखने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जो प्रश्न आते हैं वो अगर इस पे प्रश्न आएगा तो सीधा जैसे प्रश्न आएगा कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो अगर आप इस पूरे पहलू को समझ रहे हैं और जिस तरीके से हमने आपको समझाया है तो आप बहुत आसानी के साथ में ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में लिख सकेंगे। और फिर आप ऐसे प्रश्नों के साथ में आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि न्याय कर सकेंगे और आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें आप सफल भी हो सकेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज की जो चर्चा है उसे मैं यहीं रोकता हूँ। आज मैंने सोचा था कि आज मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में भी आपसे बात करूँगा, लेकिन अभी चूँकि ये भी एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय था कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत थी। तो मेरे दिमाग में अब ये ख्याल आ रहा है कि हम लोग जो पोस्ट मॉडर्निज्म की जो चर्चा है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करें तो शायद बेहतर रहेगा। तब आप उसको फिर एक नए तरीके से और बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पोस्ट मॉडर्निज्म की चर्चा करेंगे और पोस्ट मॉडर्निज्म की चर्चा करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये जो पहला टॉपिक है ये ख़त्म भी हो जाएगा। और पहला टॉपिक खत्म होने के बाद में हम ये भी देखेंगे कि इस पहले टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में भी फिर से हम लोग एक बार चर्चा करेंगे ताकि आपके माइंड में वो चीज़ें आ सके कि जो एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन्हें आपको किस तरीके से डील करना है। तो चलिए आज की चर्चा को फिर यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।